नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अभी एक लेटेस्ट नई वैकेंसी आ चुकी है और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये वैकेंसी किन पदों के लिए है, योग्यता क्या मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या है इसमें, इसके अलावा इसमें जो ग्रेड पे लेवल है वो क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी आपकी, और इसके अलावा इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो कब तक रहने वाली है और इसमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उन सभी को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और अपडेट है ग्रुप डी भर्ती को लेकर, उसमें क्या बात कही गई है उसको भी देखेंगे और उसको लेकर जो अपडेट है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दो बड़ी अपडेट है यहाँ पर। पहला तो ये नई वैकेंसी को लेकर है जिसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले जो लोग अभी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के सभी अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, जो ग्रुप डी को लेकर अपडेट है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। छोटी सी अपडेट है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून में वर्ग 4, आपको मालूम है कुछ हफ्तों पहले इसको लेकर अपडेट आई थी जिसमें सहयोगी और गार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती में नियमित दैनिक समाचार पत्र हेतु हिंदुस्तान के दिनांक 30 अक्टूबर 2020 के संस्करण में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया था। तो देखिए, ये विज्ञप्ति जारी की गई थी 30 अक्टूबर को, जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2020 निश्चित की गई थी। यानी कि जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो समाप्त हो चुकी थी पहले। लेकिन जो अपडेट है उसको देख लेते हैं, उसमें क्या कहा गया। वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत उपरोक्त भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि 14 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक निर्धारित की जाती है। यानी कि अब जो आप इसको सबमिट कर पाएंगे वो 14 दिसंबर 2020 से, यानी कि मतलब जो लास्ट डेट है इसकी वो अब 1 जनवरी हो गई है। यानी कि अभी भी आपके पास काफ़ी समय बचा हुआ है। तो 1 जनवरी 2021 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं ग्रुप डी के पोस्टों पर। देखिए, उक्त निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2020 की प्रकाशित विज्ञप्ति में शेष शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। तो जिन लोगों ने ये नहीं देखा है इसका नोटिफिकेशन, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से अगर आप इसको देख पाएंगे। सारी डिटेल में मैंने आपको चीज़ें समझाई है वहाँ पर, कैसे इसके लिए आवेदन करेंगे, फ़ीस कितना रहने वाला है। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आओ वहाँ पर जाकर इसको देख लें एक बार। और इसका जो फॉर्म का लिंक है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है ऑलरेडी पहले ही। तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेकर इसको फिलअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने वीडियोज़ में बताई है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आज की जो नई वैकेंसी है वो क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, UBTER ने उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने एक नई वैकेंसी की तरफ से एक नई वैकेंसी जारी की गई है और ये जो वैकेंसी है वो आपकी चिकित्सा विभाग में जारी की गई है 1200 से अधिक पदों पर। देखिए, चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका यानी कि स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन, ये विज्ञापन जारी किया गया है, जो प्रकाशित किया गया वो 12 दिसंबर को है। वेबसाइट पर जो ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा रहे हैं वो आपके 14 दिसंबर को सोमवार से किए जा रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। जो लोग भी स्टाफ नर्स के लिए जाना चाहते थे तो उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है उत्तराखंड के हिसाब से देखा जाए तो 1200 से अधिक पदों पर यहाँ पर वैकेंसी है। कितने पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज महिलाओं के लिए कितने हैं, पुरुषों के लिए कितने हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स के लिए हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। देखिए, 11 जनवरी 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 14 दिसंबर से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 12 जनवरी तक आप इसका प्रिंट आउट जो प्राप्त करने की अंतिम तिथि है वो 12 जनवरी तक। यानी कि अगर कोई यहाँ पर जो वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है अगर आपको लेना चाहते हैं तो 12 जनवरी 2021 तक, यानी कि मंगलवार तक ले सकते हैं जनवरी में। ऑनलाइन स्क्रूटनी के उपरांत अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सूची अपलोड करने की तिथि 25 जनवरी 2021 होगी। जो अस्वीकृत यानी कि रिजेक्टेड फॉर्म होंगे उसकी भी जानकारी आपको 25 जनवरी को मिल जाएगी। इसके अलावा अस्वीकृत आवेदनकर्ताओं द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी रहेगी। यानी कि जो भी अस्वीकृति का कारण है वो बताया जाएगा आपको और उसके बाद उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेबसाइट पर अपलोड करने का जो मौका है वो दिया जाएगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा की बात करें तो 20 फरवरी लिखित परीक्षा की जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो आपके 20 फरवरी 2021 को होंगे जारी और लिखित परीक्षा होगी आपकी 7 मार्च 2021। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 1238 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं यहाँ पर। उपचारिका स्टाफ नर्स के लिए वेतनमान की बात करें तो PV2 लेवल का
9,300 से 34,800 के बीच 34,800 के बीच रहने वाला है। यानी कि मिनिमम आपका 9,300 रहेगा और ग्रेड पे की बात करें तो 4,600 रहने वाला है और मैक्सिमम आपका 34,800 रहेगा सैलरी। रिक्तियों की संख्या की बात करें तो 1238 है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जो महिला स्टाफ हैं, स्टाफ नर्स के लिए, वो 80% टोटल पोस्ट है, यानी कि 1238 पोस्ट में से जो 80 पोस्ट हैं, यानी कि 990 पोस्ट यहाँ पर आपके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। देखिए कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो आपके 565 हैं और अनरिजर्व में जो अदर कैटेगरीज आते हैं जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हो गए, दिव्यांग हो गए, अनाथ बच्चे हो गए, उन सभी को मिलाकर जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो है 565। इसी तरह एससी वाले भी 170 हैं, एसटी वाले 30 हैं और ओबीसी 119 और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा वो इसके लिए आवेदन करेंगे, 106 है। ये टोटल यहाँ पर 990 पोस्ट हैं। इसी तरह से जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर 248 पोस्ट हैं यहाँ पर। अनरिजर्व्ड के लिए 144, सेम यहाँ पर सभी कैटेगरी मिला के भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और दिव्यांग और अनाथ बच्चे। तो ये है 248 पोस्ट। इसी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस टोटल हैं। देखिए इसके अलावा अनिवार्य अर्हता देख लेते हैं, इसमें क्या क्या। उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास जो चीज़ें मांगी गई वो देख लीजिए। देखिए भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स होना चाहिए आपका। इसके अलावा भारतीय नर्सिंग अगर ये नहीं है तो देखिए अथवा बताया गया है, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, ये भी आपका हो सकता है, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या फिर मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। तो ये 4 चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। इनमें से अगर आपका एक भी है तो यहाँ पर काम चल जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़, उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 देखिए, किसी राज्य की चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापना यानी कि रजिस्ट्रीकरण और विनिमय अधिनियम 2010 का अधिसूचना संख्या 23 के अंतर्गत पंजीकृत 30 शैय्या युक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य का अनुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत हो। ठीक है, तो ये जो 2 योग्यताओं की बात है, एक तो पहला आपका मनोविज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्रों और जो 2 चीज़ें दी गई हैं उसके अलावा जो आपका बीएससी नर्सिंग ऑनर्स मांगा गया और जो अथवा में दिया गया, उन सभी को मिला के 1 वर्ष का आपका कार्य अनुभव होना चाहिए, जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में दिया गया। इसको एक बार आप डिटेल में भरें जो इसको भरना चाहते हैं। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, हिंदी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अधिमानी अर्हता की बात करें तो उपचारिका स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने एक, पहला तो ये कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी हो, दूसरा ये कि जो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में बीएससी प्रमाण पत्र धारित हो, तो इनमें इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। लिखित परीक्षा कैसी होगी वो देख लेते हैं। चयन के लिए लिखित परीक्षा 200 अंकों की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी और जिसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित होगा, जो नर्सिंग वालों को मालूम है उस क्या होगा उसमें। दूसरा 100 अंक का जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें एक तरह से आपका जो जनरल हिंदी होता है, जनरल नॉलेज और जीएस जो होता है वो आएगा। दोनों प्रश्न पत्रों की एक बुकलेट होगी एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी, यानी कि एक ही साथ सबके एग्जाम होंगे। पूरे जो 200 अंक के प्रश्न पत्र है वो एक ही साथ आपके लिए जाएंगे। परीक्षा का समय आपके पास 3 घंटे का रहेगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक और गलत उत्तर पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 देखिए, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किए गए अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा। एक तरह से यहाँ पर एक कट ऑफ दे दिया गया है मिनिमम। तो ये जो आपके अनारक्षित, अनरिजर्व्ड और ओबीसी वाले उनके लिए 45% है, यानी कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो आपके 45 नंबर होने चाहिए। तो इस तरह से 45% 200 में से 200 मार्क्स के जो होंगे उसमें से जो 45% बनेंगे वही यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद 35% है आपका अन्य कैटेगरीज़ के लिए, SC ST और जो हैं उनके लिए। इसके अलावा जो अनुभव है उसके लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देख लीजिए।
अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम की अवधि के अनुभव हेतु कोई भी अंक देय नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, नैदानिक राष्ट्रीय स्थापना अधिनियम 2010 के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा संस्थान के परिशिष्ट ग के अनुसार प्राप्त नर्सिंग का क्लिनिक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी को प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर न्यूनतम 1 अंक और अधिकतम 5 अंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन देने होंगे। पहला तो यह है कि 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, न्यूनतम आपको 1 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे प्रति वर्ष के अनुसार। 1 वर्ष से कम है तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त माह हेतु अंक का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगा तथा अनुभव के अंक अनुभव की कुल माह की संख्या अपॉन 12। उदाहरण के लिए 1 वर्ष 6 माह की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 1 वर्ष 6 माह हेतु अनुभव के अंक का निर्धारण यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। पहला तो 1 वर्ष के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, जबकि जो टोटल मंथ है माह की संख्या, उसके बाद टोटल मंथ यानी कि जो साल में टोटल महीने होते हैं 12, उसको डिवाइड कर देंगे तो 0.5 इसके भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि 1.5 साल के लिए आपको 1.5 मार्क्स दिए जाएंगे जो अनुभव की बात की गई है। जो मेरिट में जो अतिरिक्त रूप से जुड़ेंगे, जो आपके रिटन एग्जाम होगा उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा मार्क्स जुड़ेंगे वो इसके लिए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए नियुक्ति तथा अभ्यर्थी को प्रदत्त अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित चिकित्सालय का उनके राज्य में यथा प्रवृत्त नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के अंतर्गत चिकित्सालय की पंजीकरण संख्या एवं दिनांक अंकित की गई हो, ये आप ध्यान में रखिएगा। और तथा नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी को चिकित्सालय में नर्सिंग का क्लिनिक कार्य किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। जो मांगा गया है अनुभव का वो आपका वहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आयु की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है इसमें। देखिए एज क्राइटेरिया आपकी रहने वाली है 1 जनवरी 2020 के अनुसार, जिसकी अपडेट पहले ही आ चुकी थी कि अब जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम्स होंगे, चूँकि कोविड-19 की वजह से डिले हुए हैं सारे एग्ज़ाम, तो 1 जनवरी 2020 यहाँ पर काउंट किया गया है। और 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम आपकी 21 होनी चाहिए, सेम यहाँ पर 42 होनी चाहिए मैक्सिमम। इसमें कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी गई है जो कि आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें इसमें सेम है। आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लें जो भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं इसमें जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो जनरल और ओबीसी के लिए 800 रहने वाली है और अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 400 रुपये रहने वाली है। तो यानी कि 2 कैटेगरीज़ के लिए जो भी आते हैं वो 800 देंगे, 800 फीस भरेंगे और जो बाकी जो हैं बचे हुए वो सभी 400 रुपये भरेंगे इसके लिए। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तत्पश्चात आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप सिंपली UBTR की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये फॉर्म भी डाउनलोड कर माफ़ कीजिएगा नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसके अलावा उसके नीचे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो पोर्टल है उसका ऑनलाइन आवेदन करने का, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद उसके लिए फ़ीस सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र भरने के उपरांत आप फ़ीस सबमिट करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले सही से सारी डिटेल भर लें, उसके बाद आप ये चीज़ें फ़ीस सबमिट करेंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो वो वापस नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। किसी भी दशा में जो जमा शुल्क अभ्यर्थी को वापस नहीं किया होगा, अतः पद हेतु अनर्ह अभ्यर्थी आवेदन ना करें, ये भी ध्यान रखिएगा। एक बार अपनी जो क्राइटेरिया है उसको देख लें, जो BSc ऑनर्स मांगा गया है या फिर अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है या फिर आपका जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका वो जो मांगा गया था ऊपर देखा जो हमने था, तो वो एक बार देख लें। इसके अलावा जो आपके अभ्यर्थी द्वारा अलग से दिया होगा बैंक ट्रांजैक्शन फ़ी जो होता है वो अलग से होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी एक पैर प्रभावित जो हैं के द्वारा निःशुल्क आवेदन किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो एक पैर से प्रभावित हैं पूरी तरीके से, उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं रखी गई है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो 2 ही परीक्षा केंद्र बनाए गए यहाँ पर, देहरादून और हल्द्वानी। तो ये था आपका, तो बस यही पूरी जानकारी थी। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दें, तो आपका जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। देखिए एक और चीज़ देख लीजिए एक बार, जो आवेदन पत्र के साथ आपको अपलोड करना है वो क्या क्या करना है। देखिए हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल की अंक तालिका, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। इसके अलावा यदि हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट उत्तराखंड से बाहर से उत्तीर्ण है अथवा किसी आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं तो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये आपको बताना है। इसके अलावा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स जो क्राइटेरिया मांगी गई थी मिनिमम
इसको आवेदन करने के लिए वो चीज़ें, उसके सर्टिफिकेट, उसका इसके अलावा पंजीकरण प्रमाण पत्र जो मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र आपका, इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा 1 वर्ष का मिनिमम। अनुभव के अंकों की प्राप्ति हेतु नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 की प्रति, इसके अलावा जो वर्तमान केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आरक्षण के लिए जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है आपका SC ST वाले, EWS वाले वो लगाएंगे, अगर क्षैतिज आरक्षण का प्रमाण पत्र है तो वो लगाएंगे। फ़ोटो ID, आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल वोटर ID आप लगा सकते हैं जो फ़ोटो ID होती है, आधार कार्ड भी फ़ोटो ID है, पैन कार्ड भी फ़ोटो ID है। हाँ, जब वहाँ पर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन कौन से ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। एक बार ये जो आवेदन पत्र में क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है, जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो एक बार देख लीजिएगा। तो बस यही जानकारी थी इसमें, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।